हेलो दोस्तों, तो स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मिशन 2 पे। तो दोस्तों आज मैं क्लास 8 का कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूं जो कि साइंस का है और ये साइंस में फिजिक्स पार्ट का है। ठीक है, फिजिक्स में हम 3 चैप्टर को कंसीडर किए हैं। तो आइए इस वीडियो में हम तीनों चैप्टर को अच्छे से देखते हैं। इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को भी डाला गया है। ठीक है, तो आप वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिए। ठीक है, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन बटन को प्रेस ज़रूर कर दीजिएगा। इससे क्या है कि हर आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। ठीक है, तो चलिए ज़्यादा लेट ना करते हुए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसका क्वेश्चन को देखते हैं। दोस्तों इसमें जो है ना 2 मार्क्स का भी है और 3 मार्क्स का है और 5 मार्क्स का, तीनों टाइप का क्वेश्चन यहाँ पे कंसिडर किए हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या किया गया है, किसी पृष्ठ पर पड़ने वाली प्रकाश की किरण को क्या कहते हैं। तो कोई भी पृष्ठ हो दोस्तों, ठीक है, कोई भी जगह हो, उस पर अगर हम लोग किसी पृष्ठ पर पड़ने वाली प्रकाश की किरण, जैसे मान लो कि ये है, ठीक है, पृष्ठ है, कोई दर्पण है और यहाँ पे कोई भी प्रकाश पड़ता है, ठीक है, तो इसको हम लोग आपतित किरण कहेंगे। ठीक है, तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन क्या है हम लोग का। दूसरा क्वेश्चन यहाँ, आपतन कोण प्रवर्तन कोण बराबर कब होता है। ठीक है, तो आपतन कोण और प्रवर्तन कोण होते हैं जो दोस्तों, वो सदैव बराबर होता है, हमेशा बराबर होता है। ठीक है, जिस तरह से एक दर्पण होता है यहाँ पे, ठीक है, एक आपतित किरण होता है ऐसा, और ये होता है प्रवर्तित किरण। ठीक है, और एक होता है अभिलंब। ठीक है, और अभिलंब के बाद यहाँ पे होता है आपतन कोण और ये होता है प्रवर्तन कोण, और दोनों हमेशा बराबर होते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या, आपतन कोण का मान प्रवर्तन कोण के मान से होता है तो बराबर होता है। वही क्वेश्चन सेम टू सेम है, तो ये हो जाएगा राइट। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक व्यक्ति दर्पण के 1 मीटर की दूरी पर है, वह अपने प्रतिबिंब कितने मीटर की दूरी पर होगा। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे ध्यान रखिएगा, दर्पण अगर मान लो यहाँ पे है, ठीक है, और इंसान यहाँ पर है, ठीक है, कितना 1 मीटर दूरी पर है, तो इसका जो प्रतिबिंब बनेगा वो डबल बनता है। ठीक है, तो 2 मीटर इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। लेंस के दोनों गोलीय पृष्ठों को वक्रता केंद्र से मिलाने वाले रेखा को क्या कहते हैं। तो दोस्तों ध्यान रखिए यहाँ पे कि जो भी गोलीय पृष्ठ होता है उसका वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा को हम लोग क्या कहते हैं, मुख्य अक्ष कहते हैं। ठीक है, जैसे मान लो ना लेंस है ये, और यहाँ से यहाँ तक ऐसे लाइन से गया, यहाँ भी सी होता है, यहाँ पे भी सी होता है। ठीक है, एक सी से बोलते हैं, एक C1 बोलते हैं। तो ये जो लाइनिंग गया है ना, इसी को हम लोग मुख्य अक्ष कहते हैं। ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये लाइन को, ये वाला लाइन को, ठीक है, यही पे बोल रहा है गोलीय पृष्ठ के एक वक्रता केंद्र से दूसरे वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं, तो क्या कहते हैं, मुख्य अक्ष कहते हैं। ध्यान रखिएगा। आगे क्या है, पुतली का आकार कम रोशनी में कैसा होता है। तो पुतली का आकार कम रोशनी में अधिक होता है। ठीक है, पुतली का आकार जो होता है कम रोशनी में अधिक होता है, और ज़्यादा रोशनी होने पे, जैसे आप लोग देखते होंगे सूरज अगर आ गया, ठीक है, सूरज अगर आपके आंख में पड़ रहा है तो आंख कितना छोटा कर लेते, एकदम छोटा सा, और जब आपका अंधेला रहता है तो बड़ा बड़ा आंख कर करके आप लोग देखते हैं, है ना। चलिए, तो यही है, पुतली का आकार रोशनी आने पर क्या होता है, कम रोशनी पर अधिक होता है। चलिए अगला देखिए। अगला, नेत्र के रेटिना पर बना प्रतिबिंब वस्तु के हटाए जाने के पश्चात रेटिना पर कितने देर तक बना रहता है। तो ये 1/16 सेकेंड तक बना हुआ रहता है। दोस्तों कोई भी वस्तु को हम लोग देखते हैं, कोई भी चित्र को देखते हैं, कोई भी इमेज को देखते हैं, तो रेटिना पर जो उसका इमेज जो बनता है ना, 1/16 सेकेंड तक बनता है। ठीक है, आप लोग देखे होंगे कहीं पे, अगर देखें अचानक और नज़र हटा लिए, ठीक है, नज़र जैसे हटाए तो थोड़ा सा लगता है कि यहाँ पे उस प्रतिबिंब 1/16 सेकेंड तक उस प्रतिबिंब जो है रेटिना पर बना रहता है। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। हाँ, यहाँ देखिए अगला क्या है, आंख से दिव्यांग व्यक्ति के लिए कौन सी लिपि लोकप्रिय है। ठीक है, जब कोई भी अंधा व्यक्ति है, ठीक है, अंधा व्यक्ति है, तो उसके लिए कौन सा लिपि लोकप्रिय है, तो ब्रेल लिपि। ब्रेल लिपि में क्या होता है दोस्तों, उसका एक अलग बुक जैसा होता है, ठीक है, उसमें लिखा हुआ रहता है जो हल्का उठा हुआ, जैसे कि ये सब जो लिखा हुआ है उठा हुआ रहेगा। ठीक है, वो क्या करेगा, वो व्यक्ति उसको छू छू कर देखेगा और उसके बाद वो पढ़ेगा। ठीक है, तो ब्रेल लिपि होता है। ध्यान रखिएगा, आप लोग पढ़े भी होंगे बुक में। चलो, तो यहाँ पे अगला क्वेश्चन क्या है, इंद्रधनुष बनने के पीछे कौन सी प्रक्रिया निहित है। तो वन विक्षेपण। क्या हो जाएगा, वन विक्षेपण। तो याद कर लीजिएगा आप लोग। आगे नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए इसके बाद यहाँ 2 मार्क्स का वही क्वेश्चन है। ठीक है, यहाँ पे आपतित किरण से आप क्या समझते हैं, तो यहाँ पे आप लोग को लिखना होगा। ठीक है, 2 लाइन में क्या लिखना है कि किसी प्रकाश पुंज से समतल सतह पर पड़ने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं। मान लो ना दोस्तों, यहाँ पे क्या है, एक
समतल दर्पण है, ठीक है। और यहाँ पे जो भी प्रकाश का किरण पुंज जो पड़ता है उसी को हम लोग आपतित किरण कहते हैं, ठीक है। इसी का जस्ट थोड़ा सा अगर अलग कर देते हैं तो प्रकाश से आने वाली किरणें कुछ समय के पश्चात ये क्या होता है कि प्रवर्तित हो जाता है, तो इसको हम लोग प्रवर्तित किरण कहेंगे। देखिए अभी अगला क्वेश्चन जो प्रवर्तित किरण है उसी के बारे में, तो आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिए कि किसी प्रकाश के पुंज से समतल सतह पर पड़ने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रवर्तित किरण कैसे कहते हैं, ठीक है। किसी प्रकाश पुंज से समतल सतह से टकराकर उसी दिशा में वापस लौट जाती है उसे प्रवर्तित किरण कहते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा, ये भी आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। हाँ, आपतन बिंदु किसे कहते हैं, ठीक है। तो आपतन कोण या आपतन बिंदु वही है, ठीक है। आपतित किरण तथा अभिलंब के बीच बना कोण को आपतन कोण कहते हैं, ठीक है। देखिए दोस्तों, एक हम उदाहरण बता देते हैं, आप लोगों को समझ में आ जाएगा। देखो ये हो गया आपका दर्पण एक तरह से, ठीक है। यहाँ से जो भी किरण आता है, मान लो इधर से टॉर्च है, टॉर्च दिखाते हैं, ठीक है। और यहाँ आने के बाद दर्पण के बाद ये प्रवर्तित हो जाता है, तो ये वाला जो भाग हो गया आपतित किरण और ये वाला जो हो गया ये प्रवर्तित किरण, ठीक है। और एक जो होता है ना दोस्तों अभिलंब होता है, क्या होता है, अभिलंब, ठीक है। और ये कोण को हम लोग आपतन कोण कहते हैं, ये वाला कोण को, और ये वाला कोण को हम लोग प्रवर्तन कोण कहते हैं। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, तो आप लोग क्लियर हो गया होगा, ठीक है। देखो आपतित किरण और अभिलंब के बीच के बने कोण को आपतन बिंदु कहते हैं, यही वाला बता रहा था, ठीक है। 4 नंबर क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, समझ में आ गया होगा तो लाइक अभी भी कर दीजिए, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं हम लोग। एक प्रकाश की किरण समतल दर्पण पर 60 डिग्री कोण पर आपतित है तो प्रवर्तन कोण कितना होगा। तो हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, आपतन कोण और प्रवर्तन कोण सदैव बराबर होते हैं, तो 60 डिग्री इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जितना आपतन होगा उतना ही परिवर्तन होगा, ध्यान रखना, ठीक है। अगला देखिए, अगर 2 समतल दर्पण 90 डिग्री कोण पर रखे तो उनके बीच की रखी वस्तुएं प्रतिबिंब की संख्या कितनी होगी। तो दोस्तों एक चीज़ ध्यान रखिएगा आप लोग कि एक मिरर ऐसे लगा दिए हैं, ठीक है, और एक और ऐसे लगा दिए हैं। यहाँ पे जो भी सामान रखेंगे हम यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे इस कोना में जो भी सामान रखेंगे तो वहाँ का जो प्रतिबिंब बनेगा बहुत बनेगा, इतना सारा बनेगा, अनगिनत बनेगा, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, ठीक है। 2 मिरर को 90 डिग्री पे खड़ा करके और बीच में रख देंगे तो हम लोग क्या होगा, अनगिनत बनेगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 7 नंबर क्वेश्चन। क्या लिखा हुआ है, समतल दर्पण किस प्रकार का प्रतिबिंब बनाता है। तो दोस्तों याद रखिएगा, समतल दर्पण जो प्रतिबिंब बनाता है वो वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगले देखिए, एक प्रकाश की किरण समतल दर्पण पर अभिलंब की दिशा में आपतित होती है, प्रवर्तन पश्चात प्रकाश की किरण किधर जाएगी। तो अभिलंब की दिशा की ओर या आपतित किरण की दिशा की ओर, तो ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा इसका आंसर, तो नोट डाउन कर लीजिए आप लोग। अगला देखिए, क्या है, नियमित तथा विस्तृत प्रवर्तन में कौन प्रतिबिंब बनाता है। तो नियमित विस्तृत प्रवर्तन में पार्श्विक प्रतिबिंब बनाता है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। एक यंत्र का नाम बताया जो प्रवर्तन के नियम पर आधारित है, ठीक है। तो एक ऐसा यंत्र, मशीन है ना, तो पेरिस्कोप जो प्रवर्तन के नियम पे क्या है, आधारित हो, तो पेरिस्कोप याद कर लीजिएगा आप लोग। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। मानव नेत्र किस प्रकार का लेंस है। तो दोस्तों उत्तल लेंस, देखो यहाँ मिसप्रिंट है, यहाँ ला होगा, ठीक है, ला होगा, उत्तल लेंस, ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे देखिए, आइरिस में स्थित छोटे छिद्र को क्या कहते हैं। तो पुतली कहते हैं। आइरिस में स्थित छोटे छिद्र को क्या कहते हैं, पुतली कहते हैं। तो दोस्तों इसको आप लोग नोट डाउन करते जाइए, ठीक है। और नहीं होता है तो आप लोग कम से कम 1-2 बार 3 बार करके वीडियो देखिए, आप लोगों को क्लियर होगा। हम तो कहते हैं नोट डाउन करते जाओ साथ में, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं हम लोग। किस प्रक्रिया के कारण श्वेत प्रकाश के 7 रंगों में विभक्त होती है। तो वन विक्षेपण के कारण, विक्षेपण प्रक्रिया के कारण, ठीक है। इंद्रधनुष के बनने के पीछे कौन सी प्रक्रिया निहित है। तो वन विक्षेपण, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। अगर दाहिने हाथ से लिखा जाए तो समतल दर्पण में प्रतिबिंब किस हाथ से लिखा हुआ प्रतीत होगा। तो जस्ट उल्टा होता है दोस्तों, याद रखिएगा। दाहिने हाथ से लिखा जाए तो समतल दर्पण का प्रतिबिंब बाएं हाथ से लिखता हुआ प्रतीत होगा, ठीक है, बाएं हाथ से लिखता हुआ प्रतीत होगा, ठीक है। आप लोग समतल दर्पण में आप लोग मिरर में जा खड़ा होइए, ठीक है। और एक आप देखेंगे कि ये हाथ हमको, अगर ये लेफ्ट वाला हाथ राइट में दिखाएगा और राइट वाला लेफ्ट में दिखाई देगा, ठीक है। चलिए अगला देखिए, श्वेत प्रकाश, जब श्वेत प्रकाश को कांच की पट्टी से गुजारने दिया जाता है तो क्या होता है, ठीक है। तो श्वेत प्रकाश को समतल कांच की पट्टी से गुजरने पर
प्रकाश की पट्टी आर पार गुजर जाता है। ठीक है, श्वेत प्रकाश को समतल कांच की पट्टी से गुजारने पर श्वेत प्रकाश कांच की पट्टी के आर पार गुजर जाता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। प्रवर्तन के कितने नियम हैं? तो प्रवर्तन के नियम को उल्लेख करना है। तो दोस्तों बस याद रखिएगा प्रवर्तन के 2 नियम हैं और दोनों नियम को एकदम लिख देना है। आपतन कोण और प्रवर्तन कोण सदैव बराबर होते हैं। तो ये एक लाइन जो कि हम लोग पढ़ते हुए आ रहे हैं। आपतित किरण और परावर्तित किरण एक ही तल में स्थित होते हैं। हम बताएं कि एक ही तल में आपतित किरण, परावर्तित किरण, एक लंबा थोड़ा कर देंगे तो अभिलंब, तीनों एक ही तल पर स्थित होते हैं। ये भी आप लोग लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे आते हैं हम लोग। श्वेत प्रकाश 7 रंगों का मिश्रण है, इसे किस प्रकार दर्शा सकते हैं? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा हम लोग का, कांच का एक प्रिज्म लीजिए तथा उसे मेज पर रखें जिसका पीछे का भाग अंधेरा हो। एक सफ़ेद गत्ता प्रिज्म के पीछे रखें। प्रिज्म के अग्र भाग से प्रिज्म का प्रकाश दीजिए जो कि 7 रंगों में विभक्त हो जाता है। श्वेत प्रकाश का किसी पारदर्शक माध्यम से गुजारने के पश्चात 7 रंगों में विभक्त हो जाएगा। यही क्या है? वन विक्षेपण है, यानी विक्षेपण कहलाता है। ठीक है, तो आप सूरज का किरण को भी आप लोग कर सकते हैं। एक प्रिज्म लेना है, ठीक है, और सूरज को वहाँ से गुजारना है, ठीक है, और कोई पर्दा पे प्राप्त करना है, तो वहाँ पे आप लोग को पता चलेगा कि श्वेत जो है 7 रंगों का मिश्रण है, वो चीज़ हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हो जाएगा, इसको आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं। चलिए 19 नंबर देखते हैं हम लोग। मानव नेत्र के विभिन्न भागों का नाम लिखे। तो दोस्तों मानव नेत्र, आँख है ना, मनुष्य का आँख का विभिन्न भाग क्या क्या है? तो देखो मानव नेत्र के विभिन्न भागों के नाम देखिए, यहाँ 7 छेद हो दिया हुआ है ना। तो देखो कॉर्निया, आइरिस, पुतली, रेटिना, शंकु, शलाकाएँ। ठीक है, शलाकाएँ। तो आप लोग याद कर लीजिए इसका, कॉर्निया, आइरिस, पुतली, रेटिना, शंकु, शलाकाएँ। आप लोग अभी का अभी जस्ट याद कीजिए। आप लोग वीडियो देखते, वीडियो को बंद कीजिए और 5-6 को याद करके जल्दी से देखिए। ठीक है, याद करके जिसको याद हो गया वो कमेंट बॉक्स में जल्दी से लिखिए, फटाफट। चलिए अगला देखते हैं हम तब तक। ठीक है, 20 नंबर। 2 प्रकार के प्रवर्तन का नाम बताएं, उनमें कौन सा प्रवर्तन वस्तु का साफ प्रतिबिंब दिखलाता है? तो प्रवर्तन के प्रकार, नियमित प्रवर्तन, विस्तृत प्रवर्तन। प्रवर्तन के कितने प्रकार? नियमित प्रवर्तन और विस्तृत प्रवर्तन। नियमित प्रवर्तन वस्तु को साफ सुथरा दिखाई प्रतिबिंब पड़ता है, सिंपल सी बात है। ठीक है, बोलेगा प्रवर्तन के 2 प्रकार, तो यही बताना है। 2 प्रकार का प्रवर्तन, नियमित प्रवर्तन और विस्तृत प्रवर्तन। ठीक है, नियमित प्रवर्तन क्या होता है? साफ सुथरा दिखाई पड़ता है, बस सिंपल सा। आगे आते हैं हम लोग। मानव नेत्र में अंध बिंदु की व्याख्या करें। तो यहाँ पे आप लोग को अंध बिंदु को व्याख्या करना है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? दृक् तंत्रिकाओं, रेटिना की संधि पर कोई तंत्रिका कोशिका नहीं होती है, इस बिंदु को अंध बिंदु कहते हैं। तो इसको याद कर लिए दोस्तों, दृक् तंत्रिकाओं तथा रेटिना की संधि पर कोई तंत्रिका कोशिका नहीं होती, वहाँ पे कोई तंत्रिका कोशिका नहीं होती, और इस बिंदु को क्या कहते हैं? अंध बिंदु कहते हैं। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन क्या है? मानव नेत्र के रेटिना पर कितने प्रकार की तंत्रिका कोशिकाएं होती है? ठीक है, तो मानव नेत्र के रेटिना पर कितने प्रकार के? तो मानव नेत्र के रेटिना पर 2 प्रकार की तंत्रिका कोशिका होती है। देखो कौन कौन सा? शंकु, जो तीव्र प्रकाश के लिए सुग्राही होता है, मतलब कि यहाँ पे 2 तंत्रिका होता है, एक शंकु और एक शलाकाएँ। ठीक है, तो शंकु जो होता है ना, जब हमारी आंखों में तेज रोशनी पड़ती है तो क्या होता है? वो ऑब्जर्व कर लेता है उस रोशनी को, ठीक है, और वो छोटा कर देता है आँख को। और अगला क्या है? शलाकाएँ, जो मंद प्रकाश के लिए सुग्राही होता है। तो तीव्र प्रकाश के लिए शंकु तंत्रिका काम देता है, और मंद प्रकाश के लिए, मतलब कम प्रकाश के लिए शलाकाएँ प्रकाश काम देता है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं हम लोग इसका दीर्घ प्रश्नोत्तर। 5 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से आ सकता है। ठीक है, समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की क्या विशेषता है? तो यहाँ पे आपको 3 या 4 विशेषता बता देंगे, 5 ठो, तो आप लोग का 5 नंबर यहाँ से मिल जाएगा। तो देखिए समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की विशेषता क्या क्या है? समतल दर्पण से बना प्रतिबिंब आभासी होता है। क्या होता है? आभासी होता है। समतल दर्पण से बना प्रतिबिंब दर्पण के पीछे होता है। समतल दर्पण से वस्तु की दूरी और प्रतिबिंब की दूरी समान होती है। आप जहाँ खड़े हैं तो आपका मिरर में भी वह उतने ही दूरी पर दिखाई देगा। ठीक है, अगला क्या है? समतल दर्पण से बना प्रतिबिंब सीधा होता है, ऐसा नहीं कि उल्टा होता है। प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार का बराबर होता है। समतल दर्पण से बना प्रतिबिंब पारदर्शिक होता है। ठीक है, दाहिने का बाइना और बाएं का दाहिना। तो दोस्तों इसमें से आप लोग को अगर 6 ठो में 5 ठो भी अगर याद कर लेते हैं तो 5 नंबर यहाँ से मिल जाएगा। हम कहते हैं इसमें क्या क्या आपको याद करना है? पहला याद कर लो, ठीक है,
और पहला याद कर लो, और समतल दर्पण से बना प्रतिबिंब पीछे होता है, ये भी याद कर लो, और ये भी याद कर लो, और ये याद कर लो, ये याद कर लो। बस 5 तो यहाँ से याद कर लेंगे। प्रतिबिंब का आकार वास्तविक आकार बराबर होता है, और समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब पार्श्विक होता है। पार्श्विक मतलब दाहिना का बायां और बायां का दाहिना। तो यहाँ 5 तो आप लोग याद कर लीजिए फटाक से, आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं, ऐसे में स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए होंगे, ठीक है। आप अभी तक शुरू से लेकर अंत तक होंगे तो आप लोग को समझ में बहुत चीज़ आ गया होगा, ठीक है। कभी कभी क्या होता है ना दोस्तों कि लिखने से अगर कुछ कोई समझा देता है तो उसको आप अगर भूल भी जाते हैं तो वहाँ पे जाके आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो कोशिश कीजिए, ज़्यादा सुनने का भी प्रयास कीजिए और लिखने का भी साथ साथ में प्रयास कीजिए, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा, तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन को प्रेस कर दीजिएगा, ठीक है। और अपना रिलेटिव फ्रेंड्स को शेयर कीजिए, ठीक है। धन्यवाद।